हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट करने वाले हैं फॉर CUT एग्ज़ाम। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी सुपर 30 यहाँ पर सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ का जो अगला पार्ट है वो प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेंगे, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी लेंगे प्लस बेसिक कंसेप्ट्स की भी बात करेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें हम एक ही वीडियो के अंदर खत्म करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा लंबा यहाँ पर आपका बेसिक कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक्स आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स में थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन ए के अंदर प्रोबेबिलिटी आ रहा है जो कि कोर मैथ्स के साथ आएगा। तो ऐसे टॉपिक्स लिए गए हैं जो कि दोनों के अंदर कॉमन है, और कोर के अंदर आप जानते होंगे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक्स से। अब बेसिक्स के अंदर आप सबसे पहले बात करते हैं हम रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं एक्स से। ठीक है, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट में जो सक्सेस हम कितनी बार ले रहे हैं उसको हम डिनोट करते हैं एक्स से, कि वो एक्स की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। जो एक्स होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रैंडम वेरिएबल को। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे बनाते हैं? इस तरह टेबुलर फॉर्म में आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स का मतलब यहाँ पर जो भी आप एक्स की वैल्यू ले रहे हो, x1, x2, x3, यानी जो भी उसकी वैल्यू आएगी, वो क्वेश्चन हम अभी करेंगे, तो उसके अंदर से जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ पर लेनी है, और फिर उस x1 की वैल्यू या x2 की वैल्यू के लिए जो उनकी प्रोबेबिलिटी बनेगी वो प्रोबेबिलिटी आपको लिखनी है यहाँ पर नीचे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना है। कई बार आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा। जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर एक खास चीज़ होती है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यहाँ पर जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं, ये प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। जो बेसिक कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी का हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से 6-7 क्लास से भी, कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब जो यहाँ पर टर्म्स आएंगे P1, P2 अप टू Pn, जो भी टर्म्स आएंगी, ये सारी की इन सब की जो वैल्यू आएगी वो 0 से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्री इवेंट आते हैं उन सब की अगर हम प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे, ठीक है, सम ऑफ PI इक्वल्स टू 1, तो जितने भी प्रोबेबिलिटी हम करेंगे उन सब का जो सम आएगा वो हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है इसके अंदर। उसके बाद कहते हैं यहाँ पर मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। जो भी आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में आपने लिया, उसमें अगर आपको मीन निकालना पड़े, वेरिएंस निकालना पड़े या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़े, तो उसका फार्मूला क्या होगा? मीन निकालने के लिए मीन को हम डिनोट करते हैं म्यू से। तो मीन निकालने के लिए क्या करना है हमें? x1 P1, x2 P2, x3 P3, xn Pn, जितना भी यहाँ पर x और Pn होगा उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो उससे आपके पास बन जाएगा यहाँ पर मीन। ठीक है, ये इसका फार्मूला बन गया P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस P3 x3 अप टू Pn xn। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आता है वेरिएंस। वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं ये सिग्मा स्क्वायर, ये सिंबल है इसका, और इसकी जो वैल्यू होती है ये क्या होती है यहाँ पर? सिग्मा PI इंटू XI माइनस मीन का स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर ये भी इसका फार्मूला होता है PI XI स्क्वायर माइनस PI XI का होल स्क्वायर। तो आप जैसे मर्जी ये वाला फार्मूला यूज़ करना चाहे ये वाला कर सकते हो, ये वाला फार्मूला यूज़ करना चाहो ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हमेशा वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। किस कोई भी मेथड आप कर रहे हो, अगर आपने वेरिएंस निकाल रखा है उसका स्क्वायर रूट कर दो तो वो बन जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास इसमें वो आता है बर्नौलीज ट्रायल या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर क्या कहता है, बर्नौली ट्रायल्स में आपको पता कैसे चलता है कि ये बर्नौली ट्रायल्स का क्वेश्चन हो सकता है? तो इसके अंदर ही खास 3-4 चीज़ें होती हैं। कहता है कि n जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, एंड इज़ डिफाइंड बिफोर द एक्सपेरिमेंट बिगिंस। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि n कितनी बार होगा, चाहे वो हो कितनी बार भी, 5 बार हो, 10 बार हो, 15 बार हो, 20 बार हो, लेकिन क्लियर होना चाहिए कि वो कितनी बार है। ईच ट्रायल हैज़ ओनली 2 पॉसिबल आउटकम यूजुअली कॉल्ड सक्सेस एंड फेलियर। जब भी हम ट्रायल करते हैं तो उस ट्रायल के अंदर हमेशा 2 आउटकम आने चाहिए, एक सक्सेस और एक फेलियर। जैसे अगर हम डाइस को थ्रो करें, अगर हम नंबर्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो उसमें यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, मान लो मैंने 1 लिया, 1 मैं अपने डाइस को मैंने थ्रो किया और मैं चाहता हूँ कि 1 आ जाए। 1 आ गया तो सक्सेस है, 1 नहीं आया तो फेलियर है। तो ये 2 ही आउटकम होने चाहिए उसके अंदर। द रिजल्ट ऑफ एनी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑल अदर ट्रायल। जो रिजल्ट होंगे ट्रायल्स के वो इंडिपेंडेंट होंगे, किसी दूसरे ट्रायल के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P
डज नॉट चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। जो सक्सेस होगी उसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो ट्रायल टू ट्रायल चेंज नहीं होनी चाहिए। एक बार हमने ट्रायल किया कुछ और प्रोबेबिलिटी होगी, दूसरी बार हमने ट्रायल किया कुछ और प्रोबेबिलिटी होगी, तीसरी बार ट्रायल किया कुछ और प्रोबेबिलिटी होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चाहे आप कितनी बार भी ट्रायल करो वो हमेशा सेम रहनी चाहिए। सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल होते हैं इसके डाइस या कॉइन। आप कॉइन को कितनी बार भी टॉस कर लो, अगर आप हेड करोगे हमेशा जब भी आप टॉस करोगे हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगी। डाइस में अगर आप 1 निकालना चाहोगे प्रोबेबिलिटी आपकी 1/6 ही रहेगी, कितनी बार भी टॉस कर लो। तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कभी भी चेंज नहीं होती। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम डिनोट करते हैं P से, फेलियर को डिनोट करते हैं Q से। इन दोनों का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। तो आपको P दिया हुआ है, Q निकालना है तो 1 में से P को माइनस कर दो, या Q दिया हुआ है P निकालना है तो 1 में से P को माइनस कर दो। उसके बाद आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है इफ देयर आर n बर्नौली ट्रायल्स, अगर आपने n टाइम्स वहाँ पर ट्रायल किया ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड x इज द रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग द नंबर ऑफ सक्सेस। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ सक्सेस को। इन दिस n ट्रायल्स x वेरीज फ्रॉम 0 टू n, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 जितनी मर्जी हो सकती है। इफ़ p बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सक्सेस एंड q बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, सो दैट p प्लस क्यू इक्वल्स टू, यहाँ पर इक्वल्स टू आएगा, p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, then the probability of getting r success and n minus r failure is given by this। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, बड़े काम का फार्मूला ये, कि p इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू आर। अब यहाँ पर r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? r की वैल्यू 0 1 2 3 यानी कितनी बार भी हो सकती है, ये सक्सेस को डिफाइन कर रहा है। तो इसका फार्मूला होता है NCR, p रेज टू पावर r, q रेज टू पावर n माइनस r। मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पीछे जो हमने पढ़ा था वो क्या था? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बिल्कुल सिंपल होता है। मीन का मतलब होता है यहाँ पर n इंटू में p, यानी नंबर ऑफ ट्रायल को आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास मीन आ जाएगा। और अगर हम उसमें q भी मल्टीप्लाई कर दें तो वो वेरिएंस आ जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो फिर उससे स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो ये सारा बेसिक कंसेप्ट था प्रोबेबिलिटी का। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम लेते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है आपसे कि रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू 0 1 2 3। जो रैंडम वेरिएबल आपके पास है यहाँ पर, उसमें जो वैल्यू उसकी है 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, ये x की वैल्यू हो गई। और इसका मीन आपको दिया हुआ 1.3। पी एक्स इक्वल्स टू 3 की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू 1 के हैं, और पी एक्स इक्वल्स टू 2 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.3। तो आपसे पूछी गई है पी एक्स इक्वल्स टू 0 की वैल्यू। तो यहाँ पर इसको हम ना पहले टेबल बना लेते हैं, उससे आपको समझना आसान हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या करा, एक टेबल बनाई। यहाँ पर आ गया आपके पास x, यहाँ पर आ गया पी एक्स। तो यहाँ पर आ गया आपके पास x की वैल्यू क्या रखी हमने? x की वैल्यू 1, सॉरी x की वैल्यू क्या है? 0 1 2 और 3। तो x की वैल्यू 0 क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी तो फाइंड करनी है, तो इसको मान लेता हूँ मैं k के बराबर। और 1 के लिए प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई है, इसको मान लेते हैं p के बराबर। 2 के लिए आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.3, और 3 के लिए प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि भाई जितनी p x की 1 की प्रोबेबिलिटी है ना, उसका डबल 3 की प्रोबेबिलिटी है। तो p की प्रोबेबिलिटी हमने मान ली है ये, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 2p। अब मीन आपको दे रखा है इसने 1.3। तो मीन का जो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, वो क्या होता है भाई? x1 को p1 से मल्टीप्लाई करो, फिर x2 को p2 से मल्टीप्लाई करो, यानी 0 इंटू k करेंगे 0 आ जाएगा, 1 इंटू p करेंगे p आ जाएगा, और वहाँ से 2 इंटू में 0.3 करोगे 0.6 आ गया, प्लस 3 इंटू में 2p करेंगे तो 6p आ जाएगा। ये बराबर आ गया आपके पास 1.3 के। तो यहाँ से आ गया आपके पास 7p, और इसको उधर ले जाके माइनस करोगे 0.7 बनेगा। p की वैल्यू आ गई आपके पास 0.1, लेकिन वैल्यू तो हमें k की निकालनी है। तो दूसरा कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं कि इन सब की जो वैल्यू होती है उसका सम करेंगे तो ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर k प्लस में p प्लस में 0.3 प्लस में 2p, ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो 2p और p ये आ गया 3p, k इधर है ही, प्लस में 0.3 इक्वल्स टू 1। अब p की जो वैल्यू है वो 0.1 है। 0.1 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, तो 0.3 बन जाएगा ये। तो 0.3 ये और 0.3 ये बनेगा 0.6, उधर ले जाके माइनस कर दो तो आ जाएगा 0.4। तो k की वैल्यू बनेगी 0.4, यानी ऑप्शन बनेगा हमारा इसमें A।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, सेकंड में कहता है फेयर डाई इज थ्रोन अगेन एंड अगेन अंटिल 3 6 आर ऑब्टेन्ड। एक फेयर डाई को आपको जब तक 3 बार 6 ना आ जाए तब तक फेंकते रहना है, ठीक है। 3 बार आपको 6 चाहिए, तब तक फेंकते रहना जब तक 3 बार 6 ना आ जाए। कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग थर्ड 6 इन द 8th थ्रो। जो हमारा तीसरा 6 है वो 8th थ्रो में जाके आ रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन आया कि हमारे पास जो हमारे 2 6 थे वो पहले 7 थ्रो में आ चुके हैं। अब उन 7 में से किस थ्रो में आए उससे मतलब नहीं हमें, लेकिन पहले जो 7 बार हमने फेंका था तो 2 6 हमारे आ चुके हैं। हमें तीसरे 6 की ज़रूरत है जो हमारे पास 8वें नंबर पे जब हम थ्रो करेंगे तब आ रहा है। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो 8th थ्रो में हमारे पास 6 आ रहा है तब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। तो यहाँ पर आप पहले क्या करो, पहले तो आपने जो 2 6 निकाले हैं वो किस में निकाले हैं, 7 थ्रोज में निकाले हैं। तो पहले उसका निकालो। तो आपने 7 बार डाइस को फेंका, उसमें जो सक्सेस आपकी क्या है, सक्सेस यहाँ पर है 6। वो कितनी बार आ गई, 2 बार। अब सक्सेस का फार्मूला क्या होता है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं P से। अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 आने पर प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/6, और फेलियर क्या बन जाएगा, 5/6। तो अब ये कह रहा है कि भाई 7 बार आपने थ्रो किया, 2 बार आपका 6 आ गया, यानी x की वैल्यू आपकी यहाँ पर 2 आ गई। तो जो फार्मूला था यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके अकॉर्डिंग p की पावर कितनी बनेगी, p की पावर बनेगी 2 और q की पावर बनेगी 5 n-r, ठीक है। 7cx n-c-x, p की पावर x, q की पावर n-x। तो उस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो ये किसके लिए, ये पहले 7 थ्रो के लिए है। अब उसके बाद हमें 8th थ्रो फेंकना है और उसमें हमारे पास 6 आ रहा है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बनेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारे पास कि हमने 8th थ्रो में जब हम 8वीं बार थ्रो कर रहे हैं तो इसमें 6 आ गया। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी वहाँ पर, 1/6, क्योंकि जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6। तो यहाँ पर सिर्फ ये एक ही थ्रो की बात कर रहा है, यहाँ पर क्या है, पहले 7 थ्रो की बात कर रहा है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, 7c2, p की जगह वैल्यू रखेंगे 1/6, इसकी पावर 2, यहाँ पर आ जाएगा 5/6, इसकी पावर 5 इंटू में 1/6। इसको आप सिंप्लीफाई करो। 7c2 को ऐसे रहने देना क्योंकि ऑप्शन में 7c2 ही है, तो इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे। 5 की पावर 5 आ रहा है और 6 की पावर देखो 2 यहाँ से आ रही है, 5 यहाँ से आ रही है, 7 और 1 यहाँ से आ रही है 8, तो 6 की पावर 8। तो ऑप्शन बनेगा आपका इसमें बी, 7c2 इंटू 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू पावर 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, कहता है इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इज 1/4। सक्सेस यानी p की वैल्यू दे दी आपको 1/4, तो q कितना आ जाएगा आपके पास, 3/4। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे दिया 3/2। देन मीन इज, तो मीन आपको बताना है। अब मीन का जो फार्मूला होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वो होता है n इंटू में p। तो n आपको नहीं दिया हुआ तो n आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करो, यहाँ से इसको सॉल्व करो, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 9/4 और इसका फार्मूला होता है npq इक्वल्स टू 9/4। तो हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमें np की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करो, यहाँ पर सिर्फ q की वैल्यू डाल दो, 3/4, 9/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 1 कैंसिल, तो np होता है हमारा मीन। तो मीन की वैल्यू आ गई आपके पास 3, तो ऑप्शन बन गया आपके पास यहाँ पर बी। तो थर्ड का ऑप्शन आ गया हमारा बी। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है फॉर ए बाइनोमियल वेरिएट x n इक्वल्स टू 3, और ये आपको दिया हुआ कंडीशन, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी p आपको बताना है। अब ये p बताने के लिए यहाँ पर आपको जो कंडीशन इसने दे रखी है, अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि ये बाइनोमियल वेरिएट है, यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको यूज़ करना है। तो उसके हिसाब से अगर हम चलें, ये वाली कंडीशन इसको लेके चलते हैं। भाई हमारे पास क्या आ रहा है, 4px इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू में 3p x इक्वल्स टू 3, और n की वैल्यू आपको दे रखी है 3। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लगाएं अगर, तो ये 4 तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर n की जगह आ गया 3c1। अब p कितना है हमारे पास, p हमें पता नहीं है, अभी वो निकालना है। p की पावर आ जाएगी 1 और q की पावर आ जाएगी 2। यहाँ पर आ गया 3 और इसकी जगह आ जाएगा आपके पास
3c3 p की पावर 3 q की पावर 0। तो यहाँ पर आया आपके पास 4, 3c1 को सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा और यहाँ पर p आ गया। q को अगर हम लिख लें ऐसे 1 माइनस पी का होल स्क्वायर, q को कन्वर्ट कर दिया हमने p में, क्योंकि इसने p की वैल्यू आपसे पूछी है और p प्लस q जो होता है 1 के बराबर होता है, तो यहाँ से हमने q की जगह 1 माइनस p रख दिया। इधर से आ गया आपके पास 3, 3c3 1 के बराबर होता है, यहाँ पर आ गया p की पावर 3। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करो, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इस p से एक p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह गया 4 और ऐसा करो इसका स्क्वायर रूट कर लो तो आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ पर 1 माइनस पी का स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर p का स्क्वायर आ रहा है। तो हमें वैल्यू p की निकालनी है। तो अब एक तरीका ये कि इसको आप सिंप्लीफाई करो फिर वैल्यू निकालो, बेटर है कि हम इसका स्क्वायर रूट कर लें। तो 4 का स्क्वायर रूट बन गया आपके पास 2, यहाँ से आ गया 1 माइनस पी और यहाँ से आ गया p। तो ये बनेगा हमारे पास 2 माइनस 2p इक्वल्स 2 में p, इसको उधर ले जाओगे तो p की वैल्यू बन जाएगी आपके पास 2/3। तो ये आ जाएगी हमारी सक्सेस। तो ऑप्शन बन गया इसमें हमारे पास 2/3, कहाँ पर है हमारे पास, ऑप्शन बन गया इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज गिवन बिलो देन EX बताना है, मतलब प्रोबेबिलिटी मीन बताना है आपको। EX मतलब मीन बताना है, मतलब इसको हम एक्सपेक्टेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ टेबल में जो आपको दिया हुआ है ना वो यहाँ पर मिसिंग हो रखा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, 1/5 और 3/10। यहाँ पर है 1/5, 3/10 और लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो दे रखी है 1/2 और यहाँ पर माइनस भी है। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको मीन निकालना है तो सीधा सीधा क्या करना होता है, हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 30 को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, 30 को 3/10 से करोगे तो 3 आ जाएगा और -10 को इससे करेंगे तो -5 आ गया। 6 + 3 9, 9 - 5 4, तो हमारा आंसर बन गया यहाँ पर 4। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी यही चीज़ आपसे पूछी गई है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0.4 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 0.6, 0.6, 0.2 और लास्ट में आ गया 0। तो 2 + 6 8, 8 + 6 14, 14 + 4 18, आंसर आ गया 1.8। तो ऑप्शन बन गया हमारे पास यहाँ पर, यहाँ -1.8 क्यों लिखा हुआ है, इधर -4, -3, -2। अच्छा, ये तीनों टर्म्स भी माइनस के अंदर है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये भी माइनस आ जाएगा, मतलब ये तीनों टर्म आपकी माइनस आ जाएंगी और -1। तो ये सारी की सारी टर्म माइनस आ जाएंगी, तो आंसर जो बनेगा वो -1.8 बनेगा। जो PDF आपको मैं दूंगा उसके अंदर ये ठीक होगा, यहाँ पर थोड़ा फॉर्मेट में गड़बड़ हो जाता है कई बार। ठीक है, तो आंसर बन गया हमारा -1.8। अब जैसे जहाँ भी ये टेबल है वहाँ पर गड़बड़ हो गई है, ये पता नहीं बोर्ड में फॉर्मेट चेंज हो जाता है कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 1 2 3 4 है। ठीक है, जो PX दिया हुआ आपको 1/10, 1/5, ये 1/10 है, ये 1/5 है, उसके बाद फिर 3/10 और 2/5। तो यहाँ पर पूछा है आपसे EX²। EX² का मतलब क्या करना है, आपको x का स्क्वायर करके फिर मल्टीप्लाई करना है। तो आप x का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर करके फिर मल्टीप्लाई करना है इससे, प्लस फिर 2 का स्क्वायर इंटू 1/5, फिर 3 का स्क्वायर इंटू 3/10, 4 का स्क्वायर इंटू 2/5। तो यहाँ से आ गया 1/10, इधर से आ जाएगा 4/5 प्लस 9 3 जा 27, 16 2 जा 32। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लोगे, एलसीएम वेलसीएम की बजाय आप क्या करो, डिनोमिनेटर को सेम कर लो। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 10 करता हूँ, इसको मैं 10 कर दूँ तो ये बन जाएगा 8, 2 से मल्टीप्लाई, इसको 10 कर दिया तो ये बन जाएगा आपके पास 64। अब सबका यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, सीधा ऐड करो, 4 + 7 11, 11 + 9 20, बचा 2, 6 + 2 8, 8 और 2 10।
डिवाइडेड बाय 10, आंसर आ गया यहाँ पर 10। तो ऑप्शन बन गया इसमें आपका 7th का ऑप्शन बन गया डी। उसके बाद नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है ई एक्स आपको 3 दिया हुआ है, ई एक्स स्क्वायर 11 दिया हुआ है, तो वेरिएंस आपको बताना है। तो जो वेरिएंस का फार्मूला होता है, वेरिएंस के फार्मूले में होता है पहले आप ई एक्स स्क्वायर लिखते हैं, फिर यहाँ पर जो ई एक्स आता है इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ई एक्स स्क्वायर हमारे पास 11 है और इसका स्क्वायर करेंगे 9, तो ये आ जाएगा 2। ऑप्शन बन गया इसमें आपका सी। यहाँ पर भी टेबल में मिस है, तो यहाँ पर आपको पहले टेबल फिल कर लेते हैं 9th क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर है के 2k 3k 9th क्वेश्चन के अंदर। तो ये दिया हुआ है आपको के 2k 3k, उसके बाद फिर है के स्क्वायर 2k स्क्वायर, सेवन के स्क्वायर और 2k। तो यहाँ से आपकी के की वैल्यू पूछ रहा है। अब के की वैल्यू निकालने के लिए जो कंसेप्ट है इसका कि ये जो प्रोबेबिलिटी होती है इसके अंदर, इसका सम 1 के बराबर होता है। तो बस आपको यहाँ पर ये वैल्यू इनमें से देखनी है भाई कौन सी वैल्यू आएगी जिससे ये 1 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर इन सबको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 + 2 9, 9 + 1 10। तो ये बनेगा 10k स्क्वायर प्लस में के और वहाँ से ये हो गया 1 2 और 2 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9। ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। अब या तो यहाँ पर आप सीधा सीधा वैल्यू रख के देख लो, जो वैल्यूज़ यहाँ पर आपको दे रखी हैं, या तो आप वो रख के देख लो कि 1 के बराबर किससे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर -1 रख दूँ, अगर मैं यहाँ पर -1 रखूँ तो -1 रखने से आप चेक करो कि ये भाई आपका आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा है। अगर यहाँ -1 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा 10, यहाँ रखेंगे आ जाएगा 9, तो 10 - 9 1 के बराबर आ गया। अब 1 के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी माइनस में हो सकती थी, लेकिन अगर हम इसको माइनस में रख दें तो ये प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो हमारा बनने का चांस ही नहीं है। ये वाला ऑप्शन भी माइनस में है, इससे भी नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ से रखें 1 को रखेंगे तो 10 + में 9 19 हो गया, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं बन रहा। तो ऑब्वियस आंसर आपका क्या है, ये है। तो ये हमारे पास एक मतलब शॉर्टकट टेक्निक हुई कि हम ऐसे इसको पता लगा सकते हैं। और अगर आप करने को चाहो तो कर सकते हो, आप इसको 1 को इधर लाओ, 1 को इधर ला के फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके वैल्यू निकालो के की, तो के की वैल्यू आपकी 1/10 ही निकलेगी। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है डाइस रोल थ्राइस। 3 बार आपने डाइस को रोल किया, यानी n की वैल्यू तो हो गई 3। ठीक है, n आ गया आपके पास 3। इफ़ द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज ए सक्सेस। अगर इवन नंबर हम डाई को थ्रो करने पर इवन नंबर लाते हैं तो वो सक्सेस है। तो 3 ही इवन नंबर होते हैं, 3 ऑड नंबर होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी आपके पास सक्सेस की, 1/2, 3/6 मतलब 1/2, और जो क्यू होगा वो भी 1/2 बन गया। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 सक्सेस। कम से कम 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, यानी Px = 2 आपको बताना है। तो फार्मूले के हिसाब से चलेंगे तो आएगा पहले NCx, P की पावर x, Q की पावर n - x, यानी 3 - 2। 3C2 को सॉल्व करोगे 3 आ जाएगा, यहाँ से आएगा 1/4, इधर से आ गया 1/2, तो आंसर आ गया 3/8। तो 3/8, 3/8 तो हमारा आंसर ही नहीं है। अच्छा, एटलीस्ट 2 सक्सेस बोला था, यहाँ पर मैंने 2 सक्सेस निकाल दिया। एटलीस्ट का मतलब कि कम से कम 2, तो कम से कम 2 का मतलब 3 भी आ सकती हैं। तो इसमें आपको एक और ऐड करना है, Px = 3। तो यहाँ पर आप 3 को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 3C3 और 1/2 की पावर 3। क्यों को लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पावर 0 आएगी। तो इसमें हमने इसको ऐड करा तो 3C3 तो हो गया 1 और ये हो गया 1/8। तो 3/8 यहाँ से आ रहा है, 1/8 यहाँ से आ रहा है, ये बन गया हमारे पास 4/8। 4/8 का मतलब आंसर आ गया 1/2। तो ऑप्शन बन गया इसमें आपका डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 में कहता है डाइस थ्रोन ट्वाइस, डाइस को आपने 2 बार फेंका तो वही n आपके पास 2 आ गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ 5, अब डाइस को जब हम थ्रो कर रहे हैं तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है, यानी p की वैल्यू होगी आपके पास 1/6, क्योंकि डाइस को जब हम थ्रो करेंगे 5 तो उसमें एक ही बार आएगा, तो p की जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू आ गई 1/6 और q की वैल्यू आ जाएगी 5/6। तो अभी कह रहा है कि भाई आपको कम से कम एक बार उस पर हमारी सक्सेस आनी चाहिए। तो कम से कम एक बार का मतलब है कि आपको x = 1 भी निकालना है और x = 2 भी निकालना है। 2 से ज़्यादा आप जा ही नहीं सकते क्योंकि n ही आपका 2 है। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा सक्सेस होती तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 - px = 0, क्योंकि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम 1 के बराबर होता है। 1 में से आप इसमें से जो प्रोबेबिलिटी रह गई है उसको माइनस कर दो, तो यहाँ पर 0 नहीं है तो 0 को माइनस कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। जब प्रोबेबिलिटी आपके पास जब सक्सेस ज़्यादा आएंगी तो ये वाला तरीका हमारे पास बेटर रहेगा। तो अब इसके हिसाब से हम चलेंगे तो हमारे पास क्या बना, 1 - n आ गया 2 c 0 और p की वैल्यू हमारे पास 1/6 है, तो इसकी पावर हो जाएगी 0 और 5/6 की पावर हो गई 2। तो 2c0 1 के बराबर हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 25/36 और 36 में से 25 माइनस करोगे आंसर आ जाएगा 11/36, यानी ऑप्शन बनेगा इसमें हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कॉइन इज टॉस 10 टाइम, अब हम 10 बार टॉस कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 सेट, यहाँ पर एटलीस्ट नहीं, यहाँ पर एग्जैक्टली है, तो एग्जैक्टली का मतलब हो गया आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x = 6 की। तो यह आ जाएगा आपके पास 10c6, क्योंकि 10 बार आपने थ्रो करा है, ठीक है, 6 हमारे पास सक्सेस हो गई। जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हमेशा जो p होगा वो भी 1/2 आएगा और q होगा वो भी 1/2 आएगा, अगर कॉइन आपका फेयर कॉइन है। अगर फेयर कॉइन नहीं होगा तो आपको ये बताएगा कि भाई कितनी बार हेड आएगा, कितनी बार टेल आएगा। अगर कुछ नहीं बोला दैट मीन्स फेयर कॉइन है, तो उसमें आएगा आपके पास 1/2, तो 1/2 की पावर 6, 1/2 की पावर 4, ठीक है, 10 - 6, तो ये 10 ही आएगा। अब 10 से 6 को आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर देखो सॉल्व करके ये आंसर दिया हुआ है, खाली यहाँ 10 से 6 लिखा हुआ है, तो ये तो हमारे पास बनेगा नहीं ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास कुछ आएगा, तो यानी इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व कैसे करते हैं इसको, कम्बिनेशन को, तो यहाँ पर 10 आएगा, 10 फैक्टोरियल, 10 - 6 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आ गया 1/2 की पावर 10। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10 9 8 7 6 पे छोड़ दो क्योंकि 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 को एक्सपेंड करो, 4 3 2 1, और यहाँ पर आ गया 6 फैक्टोरियल, और इसकी पावर आप सॉल्व करोगे, 2 की पावर 10 होता है 1024 के बराबर। इससे ये कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, ये भी कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, ये भी कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल हो सकता है, 2 से हम काट सकते हैं इसको, 2 से काट सकते हैं इसको, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो 512 तीनों के नीचे आ रहा है, यानी ऊपर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो काटने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, तो 105/512, ये हमारा आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन में कहता है एक कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स, अब आपने कॉइन को 4 बार टॉस किया, यानी n आ गया आपके पास 4। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आए, तो कम से कम एक हेड का मतलब 2 बार भी आ सकता है, 1 बार भी आ सकता है, 2 बार भी, 3 बार भी, 4 बार भी। तो ये सारा ना करके हम क्या करें, 1 में से हम x = 0 को माइनस कर लें, ठीक है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में मैं डिस्कस किया था कि यहाँ पर 1 2 3 4 सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सबको ऐड करना है। तो हम ऐसा ना करके टोटल में से जो रह गया है, कौन सा रह गया, 0 रह गया, उसको माइनस कर दो, तो ये बनेगा आपके पास 1 माइनस कितनी बार टॉस किया आपने, 4 बार, 4c0। और जब भी कॉइन आएगा ना तो आप हमेशा 1/2 ही ले लो, और 1/2 की पावर ये सीधा सीधा कर दो 4, ठीक है, कोई पी क्यू अलग अलग करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं, अगर कॉइन का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर 4c0 1 हो गया, ये आ गया आपके पास 1/16, तो 15/16 आंसर आ गया आपका डी।
क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि 2 डाइस आर थ्रोन n टाइम्स इन सक्सेशन। 2 डाइस को हमने फेंका, मतलब पेयर को हम फेंक रहे हैं, कितनी बार? n बार फेंक रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए डबल 6, जो डबल 6 आएगा, जब हम डाइस को 2 बार फेंक रहे हैं तो डबलेट में 6 आना चाहिए, तो डबलेट में 6 एक ही बार आएगा, 6 तो p की जो वैल्यू है वो तो है हमारे पास 1/6 और q की वैल्यू है वो 35/36, यहाँ पर 1/36। क्योंकि जब आप डबलेट फेंकते हो तो जो इवेंट है टोटल वो 36 बनते हैं, 6 नहीं बनते, ये ध्यान रखना। आपने पेयर फेंक रहे हो, ठीक है, 2 डाइस आर थ्रोन, तो उसके हिसाब से टोटल 36 बनेंगे और उसमें से पेयर एक ही बार आएगा 6 का, 1/36, ये हो गया 35/36। तो अब ये कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए डबल 6 एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आए। आप कितनी बार फेंक रहे हो? n बार फेंक रहे हो, कब तक निकालोगे? नहीं निकाल सकते, तो यही वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे, 1 - p x = 0। तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस, तो ऑप्शन हमारे पास यही है वैसे, ठीक है, ऑप्शन हमारे पास यही बन रहा है इसमें भी, और कोई यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं बन रहा हमारे पास। तो कि फिर भी आप समझ लो यहाँ पर कैसे करना है, 1 - nc0। अब p की वैल्यू क्या है? 1/36, इसकी पावर तो 0 हो जाएगी और 35/36 की पावर n हो जाएगी। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, खाली ये बचेगा और यही आपके पास इसमें आ रहा है, तो यही आपका ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, द बैग कंटेन 2 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल, ए बॉल इज ड्रॉन 5 टाइम्स विद रिप्लेसमेंट। हमने एक बॉल निकालनी है, उसमें से 5 बार विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जब हमने बॉल निकाली वापस डाल दी। द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 4 ऑफ द बॉल ड्रॉन आर वाइट, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कम से कम उसमें से जो बॉल हमने निकाली है 4 बॉल उसमें से वाइट आएंगी, ये आपको पता लगाना है। तो यहाँ पर जो p है वो निकालो, p और q पहले आप निकालो। आप बॉल कितनी निकाल रहे हो? 5 बार निकाल रहे हो, तो n की वैल्यू तो है 5 और p क्या है? यहाँ पर जो बॉल आप निकाल रहे हैं ना वो वाइट बॉल है, तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? 2। टोटल बॉल कितनी है? 2 + में 4, 6 बॉल है, तो ये बनेगा 1/3 और q आ गया आपके पास 2/3। अब जो प्रोबेबिलिटी कितनी बार निकालनी है? एटलीस्ट 4 ऑफ द बॉल ड्रॉन आर वाइट, कम से कम 4 बॉल उसमें वाइट होंगी, तो 4 भी हो सकती हैं और 5 भी हो सकती हैं, क्योंकि 5 बॉल हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही हैं, 4 और 5, तो यहाँ पर 1 में से माइनस करोगे तो उल्टा हो जाएगा। 1 में से माइनस करोगे तो 0 भी करना पड़ेगा, 1 भी करना पड़ेगा, 2 भी करना पड़ेगा, 3 भी करना पड़ेगा, तो उससे नहीं करना, यहाँ पर हमें 4 और 5 से करना है सीधा, 4 और 5। तो आपके पास आ गया यहाँ पर 5c4, p की वैल्यू है 1/3, इसकी पावर आ जाएगी 4 और 2/3 की पावर आ गई 1 प्लस 5c5, 1/3 की पावर 5। 5c4 को सॉल्व करोगे 5 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन में 3 की पावर आ जाएगी 5, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, 3 की पावर आ गई 5। तो अब यहाँ पर 3 की पावर 5 की फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर 3 की पावर 5 होता है 243, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 2 10, 10 प्लस में 1 11 हो गया, 11 अपॉन में 243, यानी आंसर बन गया आपका सी। नेक्स्ट में कहता है इफ इन ए ट्रायल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सक्सेस इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो फेलियर की डबल है। तो क्या कह रहा है भाई? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फेलियर की डबल है, ये है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 सक्सेस इन 6 ट्रायल, अगर 6 बार हम ट्रायल करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी? तो यहाँ से आप पहले क्या करो, इस p की जगह अगर मैं लिख लूँ यहाँ पर p प्लस में q, p की जगह p प्लस q नहीं, p की जगह आ जाएगा 1 माइनस q, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये बन गया आपके पास 1 = में 3q, तो q की वैल्यू आ गई आपके पास 1/3। अब q की वैल्यू 1/3 है तो p की वैल्यू आ गई 2/3। अब कितनी बार ट्रायल हो रहा है? 6 बार ट्रायल हो रहा है। सक्सेस आपको कितनी लेनी है? एटलीस्ट 4। एटलीस्ट 4 का मतलब 4 5 6, तो तीनों का निकालना है आपको, ठीक है, 4 का भी निकालना है, 5 का भी निकालना है और 6 का भी निकालना है।
तो यहाँ पर तो हमें इसी का निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिर वही 1 में से माइनस करेंगे तो 0 भी करना पड़ेगा, 1 भी करना पड़ेगा, 2 भी करना पड़ेगा, 3 भी करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पर लेंगे 4 तो 6C4, p की पावर वैल्यू आ रही है 2/3, इसकी पावर 4 और 1/3 की पावर 2, 6C5 2/3 की पावर 5 और 1/3 की पावर 1, 6C6 यहाँ पर आ जाएगा 2/3 इसकी पावर 6। तो 3 की पावर 6 को अगर आप सॉल्व करोगे, 3 3 जा 9, फिर 9 9 81, फिर 81 को 9 से करोगे तो 7 2 9। तो 3 की पावर 6 देखो यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, तो 7 2 9 तो नीचे सबके आ रहा है, तो वो तो आएगा ही आएगा। ऊपर से बस आपको सॉल्व कर लेना है 6C4। 6C4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 करोगे आप 2 फैक्टोरियल, इंटू में 4 फैक्टोरियल, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और 2 इंटू में 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आएगा आपके पास 15, यानी इसकी वैल्यू आ रही है 15, और यहाँ 2 की पावर 4 आएगा, ये हो जाएगा 16, प्लस 6C5 हो जाएगा 6 के बराबर, 2 की पावर 5 होगी 32, प्लस 6C1 हो गया 1, 2 की पावर 6 आ गई 32, 64, और सब के डिवाइड में 7 2 9 ही आएगा, क्योंकि सभी के अंदर 3 की पावर 6 ही आनी है, आप कहीं से भी कैलकुलेट कर लोगे। तो बस आपको ऊपर सिंप्लीफाई करना है, 15 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 15 6 जा 90, और 15 प्लस 9 24, प्लस 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, और ये आ गया 64। इसको मैंने ऐड किया तो आ गया 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 9 15 प्लस 4 19, और 2 3 और एक 4, ये 496, 496 अपॉन में 7 2 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कहता है कि बॉक्स कंटेन 20 आइडेंटिकल बॉल ऑफ विच 10 बॉल्स आर वाइट एंड 10 बॉल्स आर रेड। 10 वाइट बॉल हैं और 10 रेड बॉल हैं। द रेड बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स वन एट ए टाइम विद रिप्लेसमेंट। अब उसमें अंदर से हमें बॉल निकालनी है एक एक करके, विद रिप्लेसमेंट निकालनी है, मतलब आपने बॉल निकाली वापस डाल दी, बॉल निकाली वापस डाल दी। अब ये कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट ए वाइट बॉल इज ड्रॉन फॉर द 4th टाइम ऑन द 7th ड्रॉ। ऐसे करके जब आप 7वीं बार बॉल निकाल रहे हो तो चौथी बॉल आपकी वाइट आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या बना कि जब आपने 6 बार बॉल निकाले एक एक करके तो उसमें से 3 बॉल आपकी वाइट आ चुकी हैं, यही मतलब बना। तो यहाँ पर पहले पी और क्यू निकाल लेते हैं। तो पी हमारे पास बनेगा, क्योंकि वाइट बॉल भी 10 है और रेड बॉल भी 10 है, दोनों बराबर बराबर हैं, तो पी और क्यू दोनों 1/2 ही आ जाएंगे। अब जो पहले 6 बार में आपने 3 वाइट बॉल निकाली, पहले उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। 6C3 इंटू में P की पावर 3 हो जाएगा और Q की पावर भी 3 हो जाएगा। अब ये तो आ गया भाई 6 में से आपने 3 बॉल वाइट निकाल ली है। अब जब आप 7वीं बार उसमें से निकाल रहे हो, आप एक ही थ्रो के अंदर, एक ही ड्रॉ के अंदर आपने वाइट बॉल निकाल ली। जब आप 7वीं बार उसमें हाथ डाल रहे हो तो उसमें 10 वाइट हैं और 10 रेड हैं, तो आपके पास वाइट की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही बनेगी, 10/20। तो बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। 6C3 को सॉल्व करोगे ये 20 आएगा, यहाँ से ये 1/2 की पावर 3 मतलब 8 आ गया, ये भी 8 आ गया और यहाँ से 2 आ गया। तो 2 से आप इसको कैंसिल करो, फिर 2 से और कैंसिल कर दो, तो आंसर आ गया 5/32। तो ऑप्शन बन गया इसमें आपका बी। 18 में देखो, इन ए सीरीज ऑफ 3 ट्रायल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस इज 9 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस इज 9 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। तो P की वैल्यू आपसे पूछी है। तो यहाँ पर अगर हम लेंगे तो हमारे पास ये नहीं पता, इन ए सीरीज ऑफ 3 ट्रायल, 3 ट्रायल है, तो यहाँ पर हम लेते हैं 3C2 P की पावर 2 और Q की पावर 1। इधर आ गया 9 इंटू में 3C3 P की पावर 3। अब ये 3C2 को सॉल्व करोगे 3 आएगा, ये बना आपके पास P² Q और यहाँ पर आ गया 9, 3C3 को सॉल्व करेंगे 1 आएगा, यहाँ पर बन गया P3। तो यहाँ पर देखो P² से ये कैंसिल हो गया, एक P बच गया, 3 से ये कैंसिल हो गया।
अब जो आपको वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, सक्सेस की निकालनी है। तो Q को आप चेंज कर दो P की टर्म्स में। तो Q को हम लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस पी, और यहाँ पर आ गया आपके पास 3P, इसको उधर लेके जाओगे 4P आ जाएगा, और 4 को नीचे लाओगे यहाँ पर तो P की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ऑप्शन बनेगा आपका इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 19, ए कॉइन इज टॉस n टाइम्स। n बार हमने कॉइन को टॉस किया। जब भी कॉइन को टॉस करोगे तो P और Q 1/2 ही रहेगा, कितनी बार भी टॉस कर लो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एट लीस्ट वंस इज मोर देन 0.8। जो कम से कम एक बार की जो प्रोबेबिलिटी है वो मोर देन 0.8 है। तो ये क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो एटलीस्ट वंस है तो उसको हम कैसे लिख लेंगे, 1 माइनस पी एक्स इक्वल्स टू 0। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.8 से ज़्यादा है। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, तो n की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, यानी जो हमने थ्रो किया कॉइन को कम से कम वो कितना होना चाहिए। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, NC0, P यहाँ पर 1/2 ही रहेगा क्योंकि कॉइन है, और Q भी यहाँ पर 1/2 ही रहेगा। इस 1 को आप उधर लेके जाओगे, NC0 को सॉल्व करेंगे, ये भी 1 ये भी 1, तो 1/2 की पावर हो गया n, और ये आ जाएगा आपके पास, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा -0.2। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। जब दोनों तरफ माइनस होता है तो, और यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन होता है, तो माइनस साइन को काटना नहीं है, माइनस साइन को आप हटाओगे और इसका साइन कर दोगे चेंज। तो यहाँ से हम इसको, ये 0.2 है ना, इसको भी पॉइंट को हटाकर ऐसे लिख लेते हैं 1/2 की पावर n, और लेस देन 0.2 को आ जाएगा, लिख लेंगे तो आ जाएगा 1/5। ठीक है। अब वापस इसको आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो साइन फिर से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर n की वैल्यू देखो कम से कम कितनी होनी चाहिए, n की जगह 1 रखोगे तो ये 2 रहेगा, n की जगह 2 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, इससे बड़ा नहीं आएगा। तो कम से कम n की जगह 3 होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि ये बॉक्स कंटेन 100 बॉल्स ऑफ विच 10 आर डिफेक्टिव। 10 डिफेक्टिव बॉल हैं टोटल 100 में से। द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ ए सैंपल ऑफ 5 बल्ब्स, हमने यहाँ पर 5 बल्ब निकालने हैं। यहाँ पर बॉल लिख दिया, वहाँ पर बल्ब लिख दिया, मतलब कुछ भी चीज़ समझ लो, दोनों एक ही चीज़ है। 1/1 विद रिप्लेसमेंट, नन इज़ डिफेक्टिव, कोई भी उसमें से डिफेक्टिव नहीं है। तो यहाँ जो डिफेक्टिव है उसको हम कंसीडर करते हैं सक्सेस। तो डिफेक्टिव को अगर सक्सेस कंसीडर करेंगे तो P की वैल्यू बनेगी आपकी 10/100, यानी 1/10, और Q आ जाएगा 9/10। अब ये कह रहा है कि जो हम उसमें से एक एक करके ना 5 बल्ब का सैंपल निकालेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 5, और उसमें से कोई भी बल्ब जो है वो डिफेक्टिव नहीं है। ठीक है, रिप्लेस नन इज़ डिफेक्टिव, कोई भी डिफेक्टिव नहीं है। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x इक्वल्स टू 0 की, क्योंकि सक्सेस को हमने क्या लिया है, डिफेक्टिव लिया है, और वो कह रहा है कि डिफेक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 है। तो 5 बार आपने बल्ब निकाला, 5C0, P की पावर 0 और Q की पावर 5, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 9/10 की पावर 5, ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। ट्वेंटी वन में कहता है फेयर कॉइन इज टॉस n टाइम्स। कॉइन को टॉस कर रहे हो तो वही 1/2 रहेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 हेड, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड मतलब x इक्वल्स टू 7, ये किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इक्वल्स टू 9, इसके बराबर है। तो आपने यहाँ पर थ्रो किया n बार, NC7, ये 1/2 ही रहेगा, इसकी पावर यहाँ पर n ही आएगी। ठीक है, मैंने कॉइन के आपके बताया हुआ कई बार कि कॉइन जब भी आप करोगे कितनी बार भी फेंक रहे हो, P और Q दोनों ही 1/2 ही आएगा। तो उसको आप कैलकुलेट करोगे तो 1/2 की पावर n बनेगा, यहाँ पर आएगा NC9 और 1/2 की पावर n, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे n फैक्टोरियल और n-7 फैक्टोरियल इंटू में 7 फैक्टोरियल, यहाँ से करेंगे n फैक्टोरियल, n-9 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल, इस n से ये कैंसिल हो जाएगा। अब n-7 इसको आप एक्सपेंड करो, जो टर्म बड़ी वाली होगी ना उसको एक्सपेंड करना है, तो एक एक कम करेंगे तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो बेटर रहेगा, ताकि इससे हमारे पास ये कट जाए। तो इसको हम दोनों को रेसिप्रोकल करके लिख लेते हैं, n-7, फिर एक कम करोगे तो n-8,
फिर एक कम करेंगे n-9, ये आ गया, और 7 फैक्टोरियल, राइट हैंड साइड में n-9, और आप 9 को एक्सपेंड करो, 9, 8 एंड 7, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ गया n-7 n-8 इक्वल्स टू 9 इंटू में 8। अगर आप यहाँ से इसको इक्वेशन बना के करते हो तो लंबा पड़ेगा, कंपेयर करके करो। यहाँ पर बड़ी वाली वैल्यू ये है, यहाँ पर बड़ी वाली वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसको आप उधर लेके जाओगे, यानी n-7 को 9 के बराबर रखोगे तो n आ जाएगा आपके पास 16। अब आपसे पूछा है उसने कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, तो px इक्वल्स टू 2 आपको फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा 16c2 और 1/2 की पावर हो जाएगा 16। अब 16 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 16 - 2 करेंगे 14, तो ऊपर आएगा आपके पास कम्बिनेशन वाला फार्मूला आके 16 इंटू में 15 अपॉन में 2, और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 16। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके देखो पावर की टर्म्स में यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, 2 को हम इससे कैंसिल कर दें, 8 आ गया। ये 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 3, और नीचे 2 की पावर 16, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 16 को सॉल्व करोगे 2 की पावर 13 आ जाएगा। तो ऑप्शन बन रहा है हमारे पास ये 15 अपॉन में 2 की पावर 13। तो 21st का जो आंसर है वो बन गया हमारा सी। ए फेयर कॉइन इज टॉस 100 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई कॉइन को आपने टॉस किया 100 बार, तो पी जब आप यहाँ पर निकालोगे, क्योंकि यहाँ पर जब 100 बार आप टॉस करोगे तो 50 इवन हो गए, 50 ऑड हो गए उसके अंदर। तो जब पी की वैल्यू आप निकालोगे वो 1/2 आएगी, क्यू की वैल्यू भी 1/2 ही आएगी। तो आपसे पूछा क्या है इसने, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो सीधा आप आंसर इसका दे सकते हो 1/2, क्योंकि आधी बार उसमें हेड आएगा और आधी बार टेल आएगा। तो अगर फार्मूले से भी आप सॉल्व करोगे तो भी आपके पास ये 1/2 ही आएगा ऑप्शन में। तो 22 का जो आंसर है वो बन जाएगा ए। उसके बाद आ गया फॉर ए बाइनोमियल वेरिएट। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, यहाँ पर n आपको 4 दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, ये एक दिया हुआ है, तो आपको फाइंड क्या करना है, px इक्वल्स टू 4, ये आपको फाइंड करना है। तो ये आपको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, px इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, कितना 16 अपॉन में 81। तो यहाँ फार्मूला लगाओगे nc0, तो n आपके पास हो गया 4, तो यहाँ पर सीधा हम ले लेते हैं 4c0, और p और q यहाँ पर हमें नहीं दिया हुआ है, p और q हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं। p की वैल्यू तो आ जाएगी 0, p की पावर आ जाएगी 0, q की पावर आ गई 4, और इसको भी आप लिख लो 2/3 की पावर 4। देखो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ से ये बचेगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, q की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अगर q की वैल्यू 2/3 है तो p की वैल्यू आ गई 1/3। अब आपसे पूछा है px इक्वल्स टू 4, तो आ गया 4c4, p की पावर आ जाएगी 1/3 की पावर 4। q की पावर लोगे तो वो 0 आ जाएगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 हो जाएगा, और 1/3 की पावर 4 को करोगे तो 1/81 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बन गया इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहता है यहाँ पर n3 है, px1 12 इंटू में px इक्वल टू 3 के बराबर है, तो p की वैल्यू बतानी है। तो ये दोनों आपको बराबर दिए हुए हैं, तो इसको आप यूज़ करोगे, तो n आपको 3 दिया हुआ है, तो 3c1, p की पावर 1 और q की पावर 2, 12 3c3, p की पावर 3। तो 3c1 को सॉल्व करेंगे, 3 आएगा, एक p यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रहेगा q², यहाँ आ गया 12, ये 1 हो जाएगा और ये बन जाएगा p², 3 से ये भी कैंसिल। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो, या बेटर है कि आप पहले स्क्वायर रूट कर लो, तो यहाँ q आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर p आ जाएगा। अब q को लिख लो आप 1 - p, ये इधर चला जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो ऑप्शन बन गया इसमें 24 में, ऑप्शन बनेगा हमारा बी।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग एट लीस्ट 8 करेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। 10 हमारे पास ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, उसमें से कम 8 हमारे ठीक होने चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है। अब ट्रू फॉल्स है तो जैसे हेड है, कॉइन में होता है हेड टेल 1/2 1/2, ट्रू फॉल्स में भी पी और क्यू दोनों 1/2 ही हो जाएंगे। अब एटलीस्ट 8 का मतलब हो गया 8 9 10, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको पूछी है 8 9 और 10। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10C8 और 1/2 की पावर सीधा आप 10 लिख दो बेशक, 10C9 1/2 की पावर यहाँ भी 10 और 10C10 1/2 की पावर यहाँ भी 10। तो ये जो 1/2 है इसकी पावर 10 तो आप कॉमन निकाल दो। 10C8 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 45। 10C9 को करोगे आ जाएगा 10 और इधर से आ जाएगा 1, तो 45 और 10 55 प्लस 1 56 और नीचे आ जाएगा 1024। अब देखो ऑप्शन में ये है या काटना पड़ेगा, ऐसे काट लेते हैं, 4 से काटते हैं, 4 8 से काट लेते हैं, 8 7 56 और 8 से इसको काटोगे आप 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 8 जा 64। तो ऑप्शन आ गया आपके पास 7/128, यानी ऑप्शन बन गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है इफ डाई इज थ्रोन 100 टाइम्स, इफ गेटिंग एन इवन नंबर इज कंसिडर ए सक्सेस। इवन नंबर सक्सेस है, देन द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस। अब यहाँ पर आपको वेरिएंस बताना है। अब यहाँ पर जब आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला बर्नौली ट्रायल वाला है वो वाला फार्मूला आप लगा सकते हो। तो उसके हिसाब से जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस का फार्मूला होता है NPQ। तो आपने देखा भाई यहाँ पर डाइस को आपने फेंका 100 बार, तो n तो हो गया आपका 100। P कितना आएगा, इवन नंबर इज कंसिडर्ड ए सक्सेस। एक डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो इवन नंबर उसमें 3 आते हैं, तो 3/6 का मतलब 1/2, तो P भी 1/2 आ गया और Q भी 1/2 आ गया। 4 से आप इसको काट दोगे, आंसर आ जाएगा 25। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 12 and 2। मीन आपको दे रखा है, मीन का मतलब NP, ये दे रखा है आपको 12 और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हो गया सिग्मा, ये आपको दे रखा है 2, यानी सिग्मा स्क्वायर हो गया आपके पास 4। देन द वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर P की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से जो सिग्मा स्क्वायर होता है ये NPQ के बराबर होता है, मतलब वेरिएंस। NP की वैल्यू 12 है, यहाँ पर 12 पुट करा तो Q की वैल्यू आ गई आपके पास 1/3 और Q 1/3 है तो P की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ये आपका ऑप्शन बन जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी। इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2, फिर से वही मीन आपको दे रखा है 4, वेरिएंस आपको दे रखा है 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस यानी x = 2 बताना है, तो उसके लिए पहले P और Q की वैल्यू चाहिए हमें। तो यहाँ पर ये आ गया NPQ, तो ये आ गया 4Q, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और Q 1/2 आ गया तो P भी 1/2 आ जाएगा। अब x = 2 आपको फाइंड करना है, तो n कितना आपके पास, n भी निकालना पड़ेगा पहले। n नहीं दे रखा तो ये जो 1/2 आया इसको यहाँ पर रखो आप, तो n आ जाएगा आपके पास 8। तो यहाँ पर बनेगा आपके पास 8C2 और 1/2, दोनों 1/2 है तो सीधा उठाकर आप पावर कर दो 8। ठीक है, अगर 1/2 है तो पावर उठा के सीधा 8 करो। इसको आप सिंप्लीफाई करो, 8C2 को हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 4 7, ये आ जाएगा 28 और ये आ जाएगा आपके पास 256। 4 से इसे काटा हमने तो 7/64, यानी ऑप्शन बन गया आपके पास 28 का बी। ट्वेंटी 29 में कहता है द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 3। मीन
NP 4 आ गया, वेरिएंस ये 3 आ गया। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 6 सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेस आपको फाइंड करना है। तो वही पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। NPQ है यहाँ पर, NP की वैल्यू 4 आ गई, तो Q की वैल्यू आ गई 3/4 और P की वैल्यू आ गई 1/4। अब इसको आप यहाँ पर पुट करोगे तो N आ जाएगा आपके पास 16। तो अब यहाँ पर देखो 16C6 इन दोनों में आ रहा है बस, तो ये दोनों तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब P की पावर होनी चाहिए कितनी, 6 बार आपको सक्सेस चाहिए, तो P यानी 1/4 की पावर होनी चाहिए 6, तो 1/4 की पावर 6, ये आपका आंसर बनेगा 29 का A। क्वेश्चन नंबर 30, इफ द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 2 and 1, मीन NP, वेरिएंस 1, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटलीस्ट 1 सक्सेस। तो पहले आप वही काम करो, NP ये आ गया, Q ये आ गया, तो Q की वैल्यू 1/2, तो P की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी। इसको आप यहाँ पर पुट करोगे तो 2 2 4, N की वैल्यू आ जाएगी 4। अब इसने पूछा आपसे एटलीस्ट 1 सक्सेस, तो एटलीस्ट 1 सक्सेस का मतलब 1 2 3 4 तक निकालना पड़ेगा। तो वो निकालने के बजाय हम सीधा क्या कर देते हैं, 1 में से 0 को माइनस कर देते हैं, तो 4C0 1/2, दोनों ही 1/2 है तो सीधा उठा के 4 लिख दो, तो 1 माइनस 1/16, आंसर आ गया 15/16। ऑप्शन बन गया आपका डी। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये जो सुपर 30 प्रोबेबिलिटी का था ये हमारा ख़त्म हो गया, और आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा हेल्प मिलेगी आपकी CUT की प्रिपरेशन में। अगर हेल्प मिल रही है, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आप तक तुरंत पहुंचते रहें। और अपने जूनियर्स को भी प्रमोट करो, उनके जूनियर्स को भी रिकमेंड करो चैनल की, जो फ़ायदा आप लोगों ने उठाया है अप्लाइड मैथमेटिक्स का इस चैनल से, आपके जो जूनियर्स हैं वो भी उठा पाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।